सौंदर्य अनित्य है, इसीलिए भावबोध से मुक्त पुरुष न सुंदरता से सम्मोहित होता है और न ही कुरूपता से विरक्त। जिस क्षण तुम्हारे अंतर में ये भाव उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे थे, उसी क्षण तुमने स्वयं अपनी मुक्ति के मार्ग पर पहला पग धर दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी का स्वागत है चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं बौद्ध धम्म के धरोहर की कहानियाँ। साथियों, आज के इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं महाराष्ट्र में स्थित एक ऐतिहासिक बौद्ध धरोहर के बारे में, जिसको कन्नसेले महाविहार कहा जाता था। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था सांची महाविहार का, जिसे काकनाद बोट महाविहार कहा जाता है, जैसे नालंदा महाविहार कहा जाता है, वैसे ही महाराष्ट्र में स्थित ये विश्व यूनिवर्सिटी के तौर पर इसे देखा जाता था। इसे हम कन्नसेले महाविहार कहते हैं। यहाँ पे पाए गए शिलालेखों से ये ज्ञात होता है कि ये कन्नसेले महाविहार था। यहाँ के निर्वाण लेनियों में, जैसे कि निर्वाण भूमि कहा जाता है, इस निर्वाण भूमियों पर अंकित हुए एक अभिलेख में इस जगह को कन्नसेले महाविहार कहा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेनियों के इतिहास की जानकारी हासिल करने के लिए। वास्तविकता हमें ये लेनी महाराष्ट्र के मुंबई से करीबन 32 किलोमीटर दूरी पर है। ठाणा शहर से ये 8 किलोमीटर दूरी पर है और मुंबई के उपनगर बोरिवली से ये 6 किलोमीटर अंतर पर संजय गांधी नेशनल यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में है। यहाँ पर 100 से अधिक बौद्ध लेनियों का निर्माण हुआ था, लेकिन इतिहास ये बताता है और पुराभिलेख और यहाँ के जो अवशेष मिलते हैं, जैसे कि लेनियों के अवशेष हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे कम से कम 225 से ऊपर ज़्यादा बौद्ध लेनियों का निर्माण हुआ था। लेकिन वर्तमान स्थिति में आज हमें 110 ही लेनियाँ देखने के लिए मिलती है। ये लेनियों की शुरुआत ईसा पूर्व 3री शताब्दी से हुआ है। ये लेनी सातवाहन सम्राटों के समय में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और लगभग ये लेनी 9वीं शताब्दी तक यहाँ पर बन रहे थे। इस लेनियों में कम से कम 16वीं और 17वीं सदी तक, यानी कि 17वीं सदी तक यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का निवास था। 17वीं शताब्दी के बाद इस लेनी का बौद्ध भिक्षुओं का निवास जाकर ये लेनी दुर्लक्षित हो चुकी थी। इसका प्रमाण हमें कानेरी लेनी में आए हुए जो बाहर के प्रवासी लोग हैं, यात्रियाँ हैं, इन लोगों ने यहाँ पर अपने यात्राओं में अपनी यात्रा का जो वर्णन होता है उसमें कानेरी के बारे में जिक्र किया है। आज वो भी हम बताने की कोशिश करते हैं। कानेरी लेनी का पहला जिक्र हमें जिस प्रवासी यात्रियों में मिलता है उनका नाम है फाहियान। फाहियान के काल में, यानी कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के एंड और 5वीं शताब्दी की शुरुआत में हमें कानेरी लेनी का जिक्र फाहियान के प्रवास वर्णन में पढ़ने को मिलता है। अभी दूसरा जो हमें इसके बारे में और भी जिक्र मिलता है, उसके बारे में अगर हम पता चलेंगे तो ये द बॉम्बे गैजेटियर, इसमें जो लिस्टेड और उसकी जो नोटिस है वहाँ पर कानेरी के उसके बारे में जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। जैसे कि अर्ली पोर्तुगीज ट्रैवलर जो यहाँ पर आए थे उनका नाम था गार्सिया दी ऑर्टो। ये 1534 में कानेरी में आए थे। उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर 3300 हाउसेस, यानी कि 300 भिक्षुओं के निवास यहाँ पर बने हुए थे। उनके बाद आए हुए डैम जाओ दे क्रास्टो, यानी कि जाओ दे क्रास्टो, ये 1539 में यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर बड़े बिल्डिंग्स है, इमेजेस है, हाउस है, पिलर्स है, वाटर टंकियाँ है और ये लेनी यानी कि एक तरफ की रॉक कट के उसकी सिटी है। यानी कि ये लेनी महाराष्ट्र में उन्होंने ये कहा है कि ये
रॉककट यानी कि लेनियों का शहर है, इस तरह का जिक्र उन्होंने उस अपने प्रवास वर्णन में किया है। और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे 7,000 पीपल, यानी कि उस समय में 7,000 लोग यहाँ पर रहते थे। यानी कि आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी संख्याओं में लोग रहा करते थे। हम जिक्र करते हैं नालंदा तो 10,000 लोगों का जिक्र आता है, यहाँ पे कानेरी में 7,000 लोगों का, वो भी 16वीं शताब्दी में। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि ये 16वीं शताब्दी में इतने लोगों का जिक्र यहाँ पर आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आए हुए दाएगो दा कोटो, जिसे दाएगो दा कोटो कहते हैं, ये यहाँ पर आए थे कानेरिन में। उन्होंने विजिट किया था 1603 में, और उन्होंने वहाँ पे अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि यहाँ पे जो लोग आते थे, यानी कि उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पे ये लेनी बौद्ध भिक्षुओं से ऑक्युपाइड है, यानी कि ये लेनी भिक्षुओं से भरी हुई है। इसका जिक्र उन्होंने 16वीं यानी कि 17वीं शताब्दी के शुरुआत में किया है। तो ये जाहिर सी बात है कि 17वीं शताब्दी तक यहाँ पर पूरे पैमाने पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उसके बाद उसका जिक्र आता है 1675 में, यानी कि यहाँ पर इस लेनी के बारे में जो इटालियन ट्रैवलर है जेमिनी, ये आए थे 1695 में। उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। उन्होंने भी इसके बारे में बता लिया है कि यहाँ पर बहुत पैमाने पर जो लोग रहा करते थे उसके बारे में, और इस लेनियों के बारे में कई सारे जो ट्रैवलर्स आते थे उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। अब यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें जेम्स बर्जेस, इन्होंने इसको पहली बार, यानी कि जेम्स बर्ड ये जो है इन्होंने पहली बार कानेरी के इंस्क्रिप्शंस को पब्लिश किया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि कानेरी के जो 27 इंस्क्रिप्शंस थे वो पब्लिश हुए थे। उसके बाद जो 1852 में, यानी कि ये पहले 1847 में पब्लिश हुए थे, बाद में 1852 में स्टीवनसन ने इसका ट्रांसलेशंस किया था, और उनका जर्नल ऑफ द बॉम्बे ब्रांच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में 1853 में इसके बारे में जिक्र हुआ है। उसके बाद हमें इस लेनी के बारे में सही से अगर हम पता चलेंगे तो इस लेनी में जो त्रैकुट्य काल का हमें ताम्रपट मिलता है, जो 1861 में जेम्स बर्ड इन्होंने डिस्कवर किया था। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर हमें कानेरी केव्स के बारे में और भी जानकारी मिलती है, हासिल होती है, और इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमें मिल जाती है। यानी कि जेम्स बर्ड का 1847 का पब्लिकेशंस हो, जे स्टीवनसन हो, वेस्ट हो, इन्होंने 1860 में वेस्ट ने भी यहाँ पर काम किया है। उसके बाद भाऊदाजी लाड, इन्होंने 1864 और 66 में भी काम किया है। उसके बाद जेम्स बर्जेस, भगवान लाल इंद्र जी, व्यूलर, ल्यूडर्स, एम.जी. दीक्षित जिसे हम मोगो दीक्षित कहते हैं, मिराशी जी, शोभना गोखले जी, एस नागराजू, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसका स्टडी किया, और 2016 में लास्ट में M.K. ढवलीकर इन्होंने भी इसके ऊपर लेनियों पर काम किया है। हालांकि यहाँ की जो लेनियाँ है वो दक्षिण की ओर पर पहाड़ों पर एक स्टेप पर, एक ढलान पर खोदी हुई लेनियाँ हैं। बहुत सारे लेनियों में शिलालेख अंकित किए हुए हमें दिखते हैं। तो उनका मुख्य सब्जेक्ट जो है यानी विषय जो है वो लेनी बौद्ध भिक्षु और उपासकों ने इस लेनी के संबंधित कार्यों के लिए जो धम्मदान दिए हैं इसके बारे में जिक्र किया है। M.K. ढवलीकर इन्होंने इस लेनी के शैली को एक वैशिष्ट और शिलालेखों से इस लेनी के कुछ काल को अंकित किया हुआ है, यानी कि कुछ काल को डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कि हीनयान लेनियों का कालखंड, प्रारंभिक महायान लेनियों का कालखंड, और उसके बाद के महायान का भी जिक्र यहाँ पर किया हुआ देखने मिलेगा। जैसे कि प्रारंभिक यानी कि हमें शुरुआत से हीनयान लेनियों का जिक्र हम करेंगे तो ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ईसा 2री शताब्दी का है। उसके बाद जो समय आता है वो है प्रारंभिक महायान, जो कि ईसा 2री शताब्दी से बाद
जैसे कि हम तीसरी शताब्दी का जिक्र करते हैं तो तीसरी शताब्दी में प्रारंभिक महायान का जिक्र आता है और उसके बाद उत्तरार्ध महायान का जो है वो 450 से लेकर 700 साल का है, ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे वज्रयान का भी जिक्र आता है जो कि 7वीं शताब्दी के बाद का ही है। 7वीं शताब्दी के पहले वज्रयान का कोई वजूद यहाँ पर मिलता नहीं है। प्रामुख्य में इस लेनियों के समूह, इस लेनी का जो समूह है ये विभिन्न पहाड़ों के संरचनाओं पर खुदी हुई है। तो लेनी क्रमांक 1 से 6 ये क्रमशः लेनी क्रमांक 1, 2 से 7, 14 से 30, 49 से 70, 31 से 40, 88 से 93 और 8 से 12 इस तरीके का अंकित है। यानी कि 1 से 6 ये लेनियों का एक श्रृंखला हमें सही से पता, ध्यान से हम देखेंगे तो पता चलेगा। वो अलग अलग तरीके से लेनियों की जो श्रृंखलाएं बनी हुई है ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अभी हम पहला जो कालखंड है महायान का उसके बारे में जिक्र करेंगे। पहला कालखंड हमारा हीनयान का है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो लेनी क्रमांक 2 से लेनी क्रमांक 7 ये लेनी में बुद्ध तथा बोधिसत्व की प्रतिमा यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पर हमें ध्यान से देखेंगे तो अभी का वर्तमान का जो हम केव्स नोटिस है वो अलग है, पहले का था वो अलग था। अभी यहाँ पे हमें बहुत सारे लेनियों में बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं अंकित की हुई देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर हालांकि पहले भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं थी, बोधिसत्व की भी प्रतिमा नहीं थी। तो यहाँ पे सिर्फ स्तूपों से अंकित किए हुए कुछ एविडेंस हमें यहाँ पर दिख जाते थे। जैसे लेनी क्रमांक 3, ये जो लेनी क्रमांक 3 कान्हेरी लेनी का सबसे महत्वपूर्ण और अति भव्य महत्वपूर्ण लेनी है। ये चैत्य गृह को अंकित करने के लिए, इसके मंडप की संरचनाएं के लिए ये लेनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये लेनी कार्ला लेनी की चैत्य से थोड़ी लहान होती हुई देखने के लिए मिलती है। इस लेनी के बाहर एक वीटो के स्तूप के अवशेष भी मिलते हैं। वहाँ पे हमें त्रैकुट्य काल का ताम्रपट भी मिला हुआ है। और यहाँ पे दूसरा कालखंड जो हम कान्हेरी में देखते हैं वो है प्रारंभिक महायान का कालखंड। यहाँ पे हमें लगभग ये जो लेनियाँ है वहाँ पर हमें भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ भगवान बुद्ध के यानी कि बुद्ध से बोधिसत्व की अवस्था भी हमें यहाँ पर सही पैमाने पर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लेनियाँ अलग अलग कालखंड में अंकित की हुई है। कान्हेरी लेनी का यही एक महत्वपूर्ण लेनी है जिसमें हम लेनी क्रमांक 50 हो, लेनी क्रमांक 65 हो। यहाँ पर एक भिक्षुओं ने ये लेनी का वहाँ पे जो संघ रहता था, मतलब भिक्षुओं का संघ रहता था जिसे अपराशैलीय नाम का भिक्षु संघ भी कहा हुआ है, शिलालेखों से प्राप्त होता है। तो वहाँ पर लेनी क्रमांक 65 में हमें इसका जिक्र आता है। लेनी क्रमांक 67 में बुद्ध के बाद मानुष्य बुद्ध, मैत्रेय, बोधिसत्व, अन्य शिल्पकला के साथ हमें बहुत कुछ अवशेष भी पाए जाते हैं। इस लेनियों में हमें बहुत ही पैमाने पर अलग अलग, जिसे हम कहते हैं कि अलग अलग बुद्ध और बोधिसत्वों का अलंकरण हमें इस लेनियों में मिलता है। यहाँ पर भद्रायनीय भिक्षु संघ भी था, भिक्षु संघ का पंथ भी यहाँ पर रहता था। तो उसके लिए यहाँ पर हमें तारा देवी का एक जिसे हम लकड़ी की प्रतिमा भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई थी। आज वो नागपुर के विद्यमान संग्रहालय में मौजूद है। यहाँ पर एक निर्वाण भूमि जिसे हम कहते हैं, उस निर्वाण भूमि में भी कुछ 160 से लेकर ज़्यादा भिक्षुओं के स्तूप है। 1975 में शोभना गोखले जी इन्होंने यहाँ पर 6वीं शताब्दी की कुछ आचार्यों से प्राप्त हुए जो अवशेष मिले हैं, यानी कि शिलालेखों के अवशेष मिले हैं, वो हमें यहाँ पर मिलते हैं। लेनी क्रमांक हमें जैसे ध्यान से देखेंगे तो 90 में हमें पहलवी शिलालेख भी मिलते हैं और जापानीज शिलालेख भी मिलते हैं। तो यहाँ पर लेनी क्रमांक 41 में हमें एक 10 मुखी अवलोकितेश्वर का शिल्प जो कि भारत में विद्यमान है और कोई जगह पर हमें देखने नहीं मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काल जिसे माना जाता है वो प्रारंभिक महायान का कालखंड माना जाता है। कान्हेरी लेनी में तीसरा जो कालखंड आता है जिसे हम महायान का उत्तरी भाग कहते हैं, जिसके बाद वज्रयान की शुरुआत हमें इस जगह पर देखने के लिए मिलती है। तो जैसे आप लेनियों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे।
कानेरी लेनियों में जिस तरीके से शिलालेख मिलते हैं, उस शिलालेखों में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमें दी जाती है। कानेरी लेनी में लेनी क्रमांक 11 एक विशाल लेनी है जिसे दरबार लेनी कहा जाता है, जैसे वीरुल में है। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दरबार लेनी एक अध्ययन कक्ष है, ग्रंथों के लिए कक्ष बनाया हुआ था जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी का जिक्र हमें आता है। तो ये कानेरी कन्नसेले महाविहार जिसे कहते हैं, तो इसका जिक्र हमें इसी लेनी पर मिलते हैं। और इस लेनी पर ग्रंथों का दान के लिए भी दिया हुआ जो शिलालेख है वो भी हमें इसी लेनी में प्राप्त होता है। दोस्तों, कानेरी लेनी में हमें और भी बहुत जानकारी प्राप्त होती है, जैसे यहाँ पर लेनियों में बोधिसत्व, ध्यानी बुद्ध, अक्षोभ्य, तारा, भ्रुकुटी, इनके महत्वपूर्ण शिल्प भी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थल हो, बुद्ध की कई सारी मूर्तियाँ हो, और अवलोकितेश्वर हो, पद्मपानी हो जिसे हम पद्मपानी भी कहते हैं, वज्रपानी भी है। ऐसे अनगिनत शिल्पों का यहाँ पर अलंकरण कानेरी लेनी में देखने के लिए मिलता है। 7वीं शताब्दी में भिक्षु जिसे बौद्ध भिक्षु हुनसांग, इन्होंने इस लेनी को भेंट दी थी। तो कानेरी लेनी उस समय में एक शिक्षा का केंद्र था। वहाँ पे प्रसिद्ध आचार्य निवास करते थे। उसमें श्रेष्ठ बौद्ध तत्वज्ञ आचार्य दीपंकर और आचल और दिन्नाग, इनका वास्तव्य इन लेनियों में रहा है। ये भी महत्वपूर्ण बात आपको इस लेनियों में देखने के लिए मिलती है। तो ये कानेरी एक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसमें कई सारे अभिलेख हमें मिलते हैं। तो कई सारे निर्माण भूमि में बनाए हुए स्तूपों के ऊपर निर्माण किए हुए जो अभिलेख है, जो उन भिक्षुओं की अपनी खुद की जो पदवी होती थी, यानी कि वो उस शैक्षणिक केंद्र में कौन सा कार्य करते थे, तो उनके बारे में भी वहाँ पे जिक्र आता है। कई सारे भिक्षुओं के या उन आचार्यों के नाम के आगे अनागामी नाम से लिखा है, कई किसी को अरहंत कहा गया है। तो किसी ऐसे लोगों को कुछ अलग डिग्रियाँ भी होती थी जो उस विषय में या उस विषय के वो तज्ञ हुआ करते थे, तो उनके नाम पे ऐसी पदवियाँ भी रहती थी। तो ये सभी बातें हमें कानेरी ही लेनी में पाई जाती है। महाराष्ट्र के अन्य किसी भागों में जो लेनियाँ है उनमें आचार्यों का नाम बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कानेरी ही ऐसी लेनी है जो महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में देखा जाता है। साथियों, यही एक कार्य हमें भारत के इतिहास को उजागर करने के लिए मिलता है। ये बौद्ध धरोहर ऐसा ही नहीं है। ये बौद्ध धरोहर के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि इतिहास के सबसे अनमोल रत्न है जो आज हमें देखने के लिए मिलते हैं। आइए कानेरी लेनी को समझने की कोशिश करते हैं। और कानेरी के लिए आपको जाना है तो आप मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन से बोरिवली तक जा सकते हैं, और बोरिवली से आप संजय गांधी नेशनल पार्क से वहाँ से बस का नियोजन किया जाता है। वहाँ पे बेस्ट यानी कि जो ब्रह्म मुंबई की जो बेस्ट सर्विस है, वहाँ से आप उनकी बस से कानेरी लेनी तक जा सकते हैं। वहाँ पर आपको लेनी देखने के लिए पूरा समय 9 से लेकर 5 बजे तक का होता है। आप इस समय में जाकर इस लेनी को देख सकते हैं, हमारे ऐतिहासिक धरोहर के इतिहास को पढ़ सकते हैं। अगर लेनी के बारे में आपको जानना है तो आप समता सैनिक दल के लेनी संवर्धक यूनिट को संपर्क कर सकते हैं और उनके साथ आप इस लेनी को सही मायने में समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में अभिप्राय ज़रूर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना ना भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चक्रवर्ती जो हमारा इतिहास है वो इतिहास को बयां करने की कोशिश करता है और आपको भी निवेदन करता है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारा इतिहास जानने के लिए, हमारे इतिहास की कहानियाँ पढ़ने के लिए ये महत्वपूर्ण बात है। कानेरी लेनी के बारे में अगर आपको किसी किताबों में भी पढ़ना है तो भी आप बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ये एस नागराजू इनका किताब है।
कानेरी इंस्क्रिप्शंस, ये शोभना गोखले जी का किताब है। M.K. ढवलीकर इनका कल्चर हेरिटेज ऑफ मुंबई, ये भी आप पढ़ सकते हैं, जो रिसेंटली 16 में पब्लिश किया हुआ है। उसके बाद आपको कई सारे किताब, जेम्स बर्ड इनका हिस्टोरिकल रिसर्चेस, इनमें इनका जिक्र है। उसके बाद साथियों कानेरी के बारे में द केव टेम्पल इंडिया, ये किताब में जिक्र है। ऐसे बहुत सारे लिनियो किताबों में आपको इसका जिक्र मिल सकता है। तो दोस्तों पढ़ने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो और तभी मानने की कोशिश करो। ये हमारा इतिहास है और इस इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। तब तक आप सभी को भी ऐसे धरोहर को देखने के लिए फिर से अपील करता हूँ, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यारा भरा जय भीम, नमो बुद्धाय।